नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश राजपूत है। आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम पार्लियामेंट के हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसकी डेट प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में। अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एज ए स्पीकर। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि लोकसभा में जो मेजोरिटी होती है वो रूलिंग पार्टी की होती है, तो उन्हीं का कोई एक मेंबर स्पीकर बन जाता है। स्पीकर तब तक अपनी पोजीशन होल्ड करता है जब तक लोकसभा डिसॉल्व होती है, उसके बाद जब तक नई लोकसभा बनती है। तो नई लोकसभा की पहली मीटिंग के इमीडिएट बिफोर जो स्पीकर है वो रिज़ाइन करते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्पीकर अपनी सीट वैकेंट करता है बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। सबसे पहला पॉइंट होता है जब स्पीकर ये लोकसभा के ही मेंबर ना रहे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लोकसभा के स्पीकर भी नहीं रहेंगे। सेकेंड, अगर वो रिज़ाइन करते हैं स्पीकर की पोजीशन से और रिटर्न में देते हैं डिप्टी स्पीकर को। एंड थर्ड, अगर लोकसभा के मेंबर्स को उनको निकालना हो तो रिमूवल प्रोसेस हम उसे कहते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स ने वो पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, तब जाके वो डिस्कशन में आता है। और जब रिजोल्यूशन पास करना है, वोट को जाना है, तो 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना होता है एंड उसके बाद वोटिंग होगी और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू स्पीकर को निकाल दिया जाएगा। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के उस टाइम में, उनकी मेजॉरिटी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोकसभा स्पीकर हैं इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती है। तो जनरली अगर हम समझे तो जैसे क्लास में क्लास टीचर होती है, वैसे लोकसभा में स्पीकर होता है। इनका काम है ऑर्डर मेंटेन करना, लोकसभा के बिजनेस को सीमलेसली कंटिन्यू रखना, उसके जो प्रेस्टीज है उसको मेंटेन रखना। तो इस हिसाब से जो वेरियस पावर्स हैं इन्हें 3 सोर्सेज से मिलती है। तो सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। सेकेंड, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। एंड थर्ड है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जो अनरिटन रूल्स हैं जो पिछले कई सालों से कंटिन्यू हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं स्पीकर। तो स्पीकर के क्या क्या ड्यूटीज़ एंड पावर्स है वो हम फॉलोइंग पॉइंट्स में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हाउस का ऑर्डर मेंटेन रखना, बिजनेस कंटिन्यू चलना और उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो स्पीकर का फाइनल रहेगा। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर, देन रूल ऑफ हाउसेस के फाइनल इंटरप्रेटर। सिर्फ हाउस के कंसिडरेशन में स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। थर्ड, स्पीकर हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, मतलब टेम्पररी छुट्टी दे सकता है जिसे हम कह सकते हैं, और सस्पेंड कर सकता है अगर जो कोरम है वो सफिशिएंट नहीं है। तो कोरम कितना होता है? 1/10 ऑफ हाउस की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। नेक्स्ट, ये कभी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। जब अगर टाई हो जाए तो ट्राई बेकिंग के टाइम पे ही ये वोट करते हैं। नेक्स्ट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। जॉइंट सिटिंग मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा डेडलॉक पे आ जाती है ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग प्रपोज करते हैं। तो उस वक्त जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन वो सीक्रेट मीटिंग ऑफ लोकसभा भी कंडक्ट करते हैं जिसमें बाहर का कोई भी पर्सन लोकसभा में अलाउड नहीं होता है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पावर स्पीकर के पास है वो है कि पर्टिकुलर बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना, ये स्पीकर के हाथ में है। इसका फाइनल सर्टिफिकेशन स्पीकर ही करता है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जैसे कि आधार एक्ट पास किया गया था एज ए मनी बिल, तो बहुत लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी किया था, लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देन जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पावर है कि
जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है मेंबर का, वो डिसीजन स्पीकर लेता है। एज पर द लॉ स्पीकर का डिसीजन फाइनल है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कियोटो होलोलन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि स्पीकर ये एज ए ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, तो उनके जो डिसीजंस हैं, मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा, वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। देन जैसे कि स्पीकर को वेरियस पावर दी गई हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन भी देना ज़रूरी है, सो दैट वो न्यूट्रली काम कर सकें। तो सबसे पहले तो उनका जो टेन्योर है वो सिक्योर है, वो तभी निकाले जा सकते हैं जब हाउस उनके अगेंस्ट में वोट करे, वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी के हिसाब से। सेकेंड, उनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होती हैं, जिसको अल्टर नहीं किया जाता जब तक उनका टेन्योर है। देन उनका जो कंडक्ट है, उनका जो डिसीजन है, उन्हें कोई क्रिटिसाइज और चैलेंज नहीं कर सकता इन द हाउस। उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ेगा और तभी जाके कोई भी मेंबर क्रिटिसाइज कर सकता है। कोई भी कोर्ट का जुरिडिक्शन स्पीकर के डिसीजंस जो हाउस में लिए गए हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्पीकर ये कभी अपनी पार्टी से रिज़ाइन नहीं करता, मतलब वैसा कोई कंपल्शन नहीं रिज़ाइन करने का। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्पीकर ये अपनी पार्टी से रिज़ाइन करते हैं टू शो द न्यूट्रलिटी। देन डिप्यूटी स्पीकर, अगर स्पीकर की पोजीशन वैकेंट हो गई हो या फिर स्पीकर एब्सेंट हो, तो उस वक्त कोई एक पर्सन वो रोल परफॉर्म करना चाहिए, इसलिए डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन बनाई गई है। तो डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन की जो डेट है ये स्पीकर डिसाइड करते हैं और ये अमॉन्ग द मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। ये डिप्यूटी स्पीकर जो हैं स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली हाउस को अकाउंटेबल होते हैं। देन इनकी जो वैकेंट करने की कंडीशंस हैं, इनका जो टर्म है, ये तो लोकसभा से कोटर्मिनस ही चलते हैं। लोकसभा डिसॉल्व होती है तो ये अपनी पोजीशन वैकेंट हो जाती है। इसके अलावा कब वैकेंट होते हैं, तो जब पहला पॉइंट है कि अगर वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे। सेकंड पॉइंट है कि अगर वो राइटिंग में रिज़ाइन करे स्पीकर को। और थर्ड पॉइंट है कि अगर लोकसभा के मेंबर्स उनके अगेंस्ट में रिमूवल मोशन लाए, जो सिमिलरली स्पीकर के रिमूवल मोशन के जैसा रहता है। जब स्पीकर प्रेजेंट है तब डिप्यूटी स्पीकर ये नॉर्मल हाउस के मेंबर जैसे ही बैठते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करते हैं। और जब स्पीकर ना रहे तब ये एज ए स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और तब ये टाई होने पे ही वोट करते हैं। जब इनका रिमूवल प्रोसीजर चल रहा होता है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का, दोनों का अगर हम कंसिडर करें, तो उस वक्त वो पोजीशन नहीं होल्ड करते हैं। वो एज ए नॉर्मल लोकसभा मेंबर के जैसे बैठते हैं और वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकते हैं। जो सैलरी एंड अलाउंसेस होती है डिप्यूटी स्पीकर की, ये चार्ज अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होती है। इस तरीके से ये भी पोजीशन सिक्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा अगर जॉइंट सीटिंग में स्पीकर अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है या पोजीशन वैकेंट है, तो उस वक्त डिप्यूटी स्पीकर प्रोसीड करते हैं जॉइंट सीटिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉट मोर देन 10 इन नंबर्स, ये ध्यान में रखिए। और ये तभी प्रिसाइड कर सकते हैं स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर की पोजीशन को जब दोनों एब्सेंट हो। ये एक पॉइंट ध्यान में रखना, क्योंकि एब्सेंट एंड वैकेंट ये दो अलग पॉइंट है। वैकेंट मतलब कि उन्होंने पोजीशन ही छोड़ दी है, नया इलेक्शन करना है, वो वैकेंट हो गया। एब्सेंट मतलब वो टेम्परेरी नहीं है अवेलेबल, तो वो एब्सेंट हो गया। तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो एब्सेंट के वक्त ही प्रोसीड कर सकते हैं, वैकेंट के वक्त नहीं। तो इन केस स्पीकर भी नहीं है और डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है हाउस में, तब पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई पर्सन प्रोसीड करेगा नहीं। उस वक्त प्रेसिडेंट कोई एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा टेम्पररीली एंड इंस्टेंटली कुछ दिनों में इलेक्शन करवा के चेयरपर्सन और डिप्यूटी चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। और एक कंसेप्ट है स्पीकर प्रो टेम। जैसे कि प्रीवियस लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा डिसॉल्व होते ही
अपनी पोस्ट वैकेंट नहीं करता, वो कंटिन्यू चलती है पोस्ट। जब नई लोकसभा आती है उसकी पहली मीटिंग होती है, उसकी इमीडिएट बिफोर वो रिज़ाइन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो एक पॉइंट होता है जब हाउस में स्पीकर ही नहीं है और सिटिंग करनी है पहली सिटिंग, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको एज ए स्पीकर को प्रो टाइम बनाते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो नए मेंबर्स आए हैं उनका ओथ लेना एंड जो स्पीकर है उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाना। जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होता है वो अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद राज्यसभा के बारे में समझते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन है। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ये जो प्रोविज़न है ये हमने यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है उस हिसाब से हमने लिया है। वहाँ पे भी सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होते हैं, ठीक है। तो इनका जो इलेक्शन है और रिमूवल है ये हम वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर में ही देखेंगे। इनके जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं ये सिमिलर है कम्प्लीटली। हम स्पीकर के पावर्स एंड ड्यूटीज़ से देखें तो सिर्फ 2 डिफरेंस यहाँ पे है और वो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि राज्यसभा के चेयरमैन कभी मनी बिल डिक्लेयर नहीं कर सकते, और सेकंड, राज्यसभा के चेयरमैन ये कभी जॉइंट सिटिंग को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये ही 2 डिफरेंस हैं दोनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जो है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट, तो अगर सपोज रिमूवल मोशन चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, तो उस वक्त तो वो चेयरमैन नहीं रह सकते, लेकिन वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इनका इलेक्शन किया जाता है राज्यसभा में ही और उनकी डेट फिक्स की जाती है चेयरमैन के द्वारा। इनकी जो सैलरी होती है ये कंसोलिडेटेड इंडिया के जो फंड है उस पर चार्ज होती है। ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन तब तक रह सकते हैं जब तक उनका राज्यसभा का टाइम होता है 6 साल का। अगर उसके पहले वो वैकेंट करते हैं तो उसके 3 प्रोविजंस हैं। सबसे पहला प्रोविज़न है कि वो अगर राज्यसभा के मेंबर ही ना रहे तो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर वो रिज़ाइन करते हैं और राइटिंग में चेयरमैन को देते हैं, और थर्ड, अगर उनके अगेंस्ट में रिमूवल मोशन आता है तो जो सिमिलर है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए जो हमने डिस्कस किया उसी के हिसाब से कि 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना है, 50 मेंबर्स ने प्रपोज करना है, एंड जो फाइनल वोटिंग होगा रिमूवल का वो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो उस वक्त में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं टोटल राज्यसभा के उसकी मेजॉरिटी। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये कब चेयरमैन की ड्यूटी करते हैं? जब चेयरमैन ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और चेयरमैन ही अवेलेबल नहीं, सीटी वैकेंट है उस वक्त, ठीक है। और जब उनका रिमूवल मोशन होता है तो वो एज ए नॉर्मल राज्यसभा मेंबर के जैसे ही बैठते हैं, पार्ट लेते हैं, डिस्कस करते हैं और वोट भी करते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। वैसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स भी होते हैं राज्यसभा में जो नॉट मोर देन 10 होने चाहिए, और यहाँ पे भी सेम क्लॉज है कि वो सिर्फ जब चेयरमैन और वाइस डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट होंगे तभी ये लोग उसे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, वैकेंट होने पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओवरऑल एक पॉइंट आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि जब जॉइंट सीटिंग होती है तो जैसे कि हमने कहा कि उसे स्पीकर ही प्रोसीड करेगा, तो कंसिडर कीजिए कि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रोसीड करेगा। कंसिडर कीजिए कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं हैं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रोसीड करेगा, ना कि चेयरमैन, ठीक है। कंसिडर कीजिए कि ये तीनों नहीं है तो फिर जो जॉइंट सीटिंग बैठी है तो उस वक्त प्रेसिडेंट अलाउड करते हैं जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर को प्रोसीडिंग करने के लिए। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है उनमें से कोई प्रोसीड नहीं करता एज पर डायरेक्टली रूल के हिसाब से जॉइंट सीटिंग को। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया जो है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये
11th लोकसभा से अपोजिट पार्टी के ही होते हैं। पहले ये रूलिंग पार्टी के ही होते थे, लेकिन कंसेंसस बिल्ड करके उन्हें अपोजिशन पार्टी का बनाया गया है। तो ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है एक तरीके का, ये कोई रूल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी ऑफ द लोकसभा, तो ये शुड बी नहीं होना चाहिए, ये कैन भी हो सकता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे समझाई जाएगी। थैंक यू।